Assalamualaikum students, welcome to Alham Dynamic World. Students, चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे. लेक्चर नंबर 3 है बेटा अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए की रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन के ऊपर बेटा आज हमने डिस्कशन करनी है. इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं कि डीएनए रेप्लिकेट करता क्यों है. अगर सेल को या एक एनिमल को डीएनए को डिवाइड करवाने की जरूरत ही क्या है. स्टूडेंट्स, 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था सेल साइकिल के नाम से, और उसमें आपको ये इन्फॉर्म किया कि एक एनिमल हो या एक प्लांट हो, उसकी बॉडी के सेल कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग स्टेट के अंदर होते हैं. उन्होंने कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहना और डिवाइड करके डॉटर कॉपियां बनाती रहनी है. अगर तो पेरेंटल सेल का डीएनए डिवाइड नहीं करता और डॉटर कॉपीज बन जाती हैं, तो पेरेंटल सेल का फिर आधा डीएनए एक सेल में जाएगा और रिमेनिंग हाफ डीएनए दूसरे सेल में जाएगा. इस तरह तो डीएनए कम हो जाएगा और जैसे जैसे वो डिवाइड करता जाएगा डीएनए कम होगा और अल्टीमेटली सेल जो आएंगे उनमें तो डीएनए का बस एक एक जीन बाकी रह जाएगा. ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि डीएनए की डिवीजन लाजमी करवाई जाती है. क्योंकि जब सेल की डिवीजन शुरू होती है, आपको बताया गया था कि सेल की डिवीजन में एक फेज होता है इंटरफेज का, और इस इंटरफेज के अंदर एक फेज आता है एस फेज, जिसे सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है. सिंथेसिस फेज में डीएनए को सिंथेसाइज किया जाता है. जो डीएनए पहले से मौजूद पेरेंटल सेल्स के अंदर है उसकी कॉपी बना ली जाती है, ताकि हर एक जो नया सेल बनेगा उनको एक एक कॉपी सप्लाई कर दी जाए, एक एक कॉपी उन्हें दे दी जाए. क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना बेटा, वो क्रोमैटिन की फॉर्म के अंदर होता है और उस क्रोमैटिन के ऊपर डीएनए होता है. तो बात अगर मैं कहूं डीएनए की डिवाइड करने की, तो उसका मतलब है कि क्रोमैटिन का डिवाइड करना. तो यहां पर एस फेज के अंदर डीएनए की जितने भी पार्ट होंगे, यहां पर जितने भी क्रोमैटिन्स होंगे, वो सारे के सारे बेटे अपनी डुप्लीकेटेड कॉपियां बना लेंगे, वो सारे के सारे अपने डिवाइडेड पार्ट बना लेंगे. अब यहां पर बेटा क्रोमैटिड की जब कॉपियां बनती है, फर्स्ट मैं कहता हूं बेटा कि ये है जी पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड. अगर इसे मैं एक सिंगल स्ट्रैंड कंसीडर करूं, तो यहां पर जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो वो बिल्कुल इसी के जैसा स्ट्रैंड होगा. इसका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसमें न्यूक्लियोटाइड के एक दूसरे के साथ बाउंडिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए. क्योंकि अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी चेंज होगा, म्यूटेशन आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कैंसर भी बन सकते हैं, तो वो पार्ट अपना काम करना खत्म नहीं कर सकता. इसलिए इस बात को इंश्योर किया जाता है, इस बात को पक्का किया जाता है कि जो डिवीजन हो रही है वो बिल्कुल वैसा ही डीएनए बनाए जैसा कि पेरेंटल सेल का है. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि डीएनए डिवाइड करता कैसे है. बेटा डीएनए के डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इनिशिएशन सीक्वेंसेस के सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं. सेल में जब डिवीजन शुरू होने लगती है, उससे पहले जब इंटरफेस चल रहा होता है, तो सेल के उन पार्ट्स को सिग्नल दिया जाता है कि जी आप अब डीएनए डिवाइड करवाना शुरू कर दें, आप अपने क्रोमैटिड की कॉपी बनाना शुरू कर दें. तो क्या होगा, डीएनए आप कंसीडर करें बेटा ये एक न्यूक्लियस है और इसके बाहर उसका साइटोप्लाज्म और सारी चीजें हैं. क्योंकि डीएनए और क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. जैसे ही डिवीजन का टाइम आता है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, जो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक स्प्रिंग की तरह का कॉइल फॉर्म में होता है, वो ओपन होना शुरू हो जाता है. एक साइड से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं. जैसे बेटा आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन्फॉर्म किया था कि बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होते हैं, क्योंकि आखिरी जो उनके एजेस होते हैं, सेंट्रल पार्ट होते हैं जो उनके, वहां पर बहुत सारी नाइट्रोजनस बेस होती हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं. लाइक एडेनिन है तो वो दूसरे स्ट्रैंड की थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए लिंक होती है. तो जैसे ही बेटा डिवीजन का टाइम आता है, तो उन नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान वो जो सीक्वेंसेस हैं उनको तोड़ दिया जाता है, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है, और डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड पहले हेलिकल फॉर्म में थे अब वो ओपन हो गए. यहां पर देखें, ये डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रैंड है. जैसे ई डिवीजन का टाइम आया, दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान यहां पर एडेनिन और थायमिन में जो डबल बॉन्ड था उसे तोड़ा गया, यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया गया, यहां पर गवानिन और साइटोसिन के दरमियान जो बॉन्ड था उसे भी ब्रेक करके अलग कर दिया गया.
ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे आप एक जिप को ओपन करते हैं। आपकी बुक कहती है द फिनोमेना ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज जस्ट लाइक अनजिपिंग। जिस तरह किसी जिप को आप अनजिप करते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल वैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए हैं, ये दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट के तौर पर बिहेव करेंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड हम कहते हैं वो स्ट्रैंड जिनके ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा, जिनके ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। आप कंसीडर करें बेटा, ये दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड्स अब अलग हुए हैं, ये बिल्कुल बेयर हैं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे यहां पर देखिए पेरेंटल स्ट्रैंड ये था, इसके दरमियान इन 3 जगहों पर बाउंड्स ब्रेक हुए और यहां पर बिल्कुल ओपन जगह होगी। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, ये वाला इस साइड पे, ये वाला स्ट्रैंड दूसरी साइड पे, अब ये ओपन हो गया। अब यहां पर साइटोसिन है, थायमीन है, एडेनिन है। दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर ग्वानिन, एडेनिन और थायमीन है। ये दोनों एज ए टेम्पलेट के तौर पे बिहेव करेंगे और ये अब ये जो अलग हुए डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, अब ये सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। किस लिए? अब वो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को साइटोप्लाज्म के अंदर सर्च करेंगे जो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे अगर ये साइटोसिन है तो ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड को ढूंढेगा जिसकी 1 पोजीशन के ऊपर ग्वानिन अटैच हो। ये वाला थायमीन है तो ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड को ढूंढेगा जिसकी सरफेस के ऊपर एडेनिन हो। ये है एडेनिन तो ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड को फाइंड आउट करेगा जिसकी सरफेस के ऊपर थायमीन हो। चूंकि सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री अमाउंट के अंदर होते हैं, क्योंकि जब हम खाते हैं तो उस फूड के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होते हैं, जो बाकी चीजें होती हैं, जब वो ब्रेक करती हैं तो उनसे न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो जाते हैं। वो हमारे हर सेल को फ्री क्वांटिटी के अंदर दे दिए जाते हैं। अब सेल के ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे से ऑलमोस्ट अलग है। ये वाला एक पेरेंटल स्ट्रैंड, ये वाला सेकंड पेरेंटल स्ट्रैंड। अब दोनों साइड से एडेनिन एक नया थायमीन ढूंढेगा और यहां से थायमीन एडेनिन को फाइंड आउट करेगा। ये वाला थायमीन एडेनिन को ढूंढेगा, दैट मींस के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स को सर्च करेंगे। जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट मिलते जाएंगे वो इन्हें 1 बाय 1 करके ऐड करते चले जाएंगे। पहले थायमीन, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानिन, फिर एडेनिन और फिर थायमीन, जो भी सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली उसे एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाएंगे और जैसे जैसे वो जुड़ते चले जाएंगे डीएनए का नया स्टैंड बनता चला जाएगा। ये था पेरेंटल स्टैंड जो एज अ टेम्पलेट के तौर पे बिहेव हुआ। अब ये है डॉटर स्टैंड जो न्यूली फॉर्म्ड है। यहां पर ये है पेरेंटल स्टैंड और उसके ऊपर बना एक डॉटर स्टैंड। तो आप ये देख रहे हैं कि एक डीएनए के स्टैंड के अलग होने से 2 नए स्टैंड बन गए, चाहे उसमें एक पार्ट पेरेंटल स्टैंड का है और एक डॉटर का, लेकिन फिर भी स्टैंड तो 2 बन गए। यही चीज रिक्वायर थी डीएनए के कॉपी होने, डीएनए के डुप्लीकेट होने के अंदर, और यही सीक्वेंस यहां पर भी होता है। आप इधर देखिए बेटा, ये एक नया न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और इसी तरह से ये 1 बाय 1 करके ऐड होते चले जाएंगे। और जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड इस स्टैंड के ऊपर जुड़ेंगे उतना ही लेंथी स्टैंड होगा। जितने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस इस डीएनए के ऊपर अटैच होंगे उतना ही ज्यादा उसका नया न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। कुल मिलाकर एक डीएनए स्ट्रैंड्स के डिवाइड करने से 2 नए डीएनए के स्ट्रैंड्स की बेटा फॉर्मेशन हुई है। तो यही हमारा टॉपिक था बेटा, डीएनए का रेप्लिकेट करना, डीएनए का डिवाइड करना, एक पेरेंटल डीएनए का कॉपी बना देना 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स के अंदर। दिस इज नोन एज द डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि डीएनए के जो पार्ट्स हैं ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं, जीन्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं। टिल देन के लिए बेटा आप लोग स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच बेटा।